एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉल्स पॉइंट। और आज हम एक कम्युनिकेबल डिजीज़ को कवर करने वाले हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ पोलियोमाइलिटिस। अर्लियर मैंने बहुत सारी डिजीज़ को कवर किया है, तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पोलियोमाइलिटिस क्या होता है? पोलियोमाइलिटिस एक वायरस का इन्फेक्शन है। वायरस इन्फेक्शन मतलब क्या होता है? यानी कि इसका जो पॉजिटिव फैक्टर है, इट्स अ वायरस। तो पोलियो किससे कॉज होता है? पोलियो वायरस से, जिसको हम WPV यानी वाइल्ड पोलियो वायरस भी बोलते हैं। ये प्राइमरली एक इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है एलिमेंट्री कैनाल की, पर ये ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को और नर्व्स को भी इफेक्ट करते हैं, जो कि रिजल्ट करता है पैरालिसिस में। बट इट डज नॉट ऑलवेज कॉज पैरालिसिस। केवल 1 से 2% जो केसेस होते हैं इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स के, वही पैरालिसिस को शो करते हैं। और अगर हम इसको स्प्लिट करें इस वर्ड को, तो पोलियो का मतलब होता है ग्रे, यानी कि ग्रे मैटर ऑफ द ब्रेन, माई मतलब स्पाइनल कॉर्ड, और आइटिस इज द इन्फ्लेमेशन, क्योंकि ये इफेक्ट करता है ग्रे मैटर को भी और स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ की नर्व्स को भी। ओके, अब क्या बात करते हैं कि जो एक्सटेंट होता है पैरालिसिस का, अगर 1 से 2% के केस जो हैं उसमें पैरालिसिस हो भी रहा है, तो वो कितना डैमेज, जो उसका डैमेज होगा पैरालिसिस का, जो बॉडी में पैरालिसिस होगा जिन लिम्स में, तो वो किस पे डिपेंड करता है कि नर्व सेल्स में कितना डैमेज हुआ है। अगर नर्व सेल्स में डैमेज कम होगा तो पैरालिसिस का एक्सटेंट भी कम होगा। नर्व सेल ज़्यादा डैमेज होगी तो पैरालिसिस का एक्सटेंट भी ज़्यादा होगा। इसके साथ साथ जो पेशेंट को ये डिजीज़ हुई है, जो रिकवर कर रहे हैं इस डिजीज़ के, उनका रेसिडुअल यानी कि उनमें पैरालिसिस की कंडीशन जो अफेक्टेड लिम्ब में है वो रह जाती है लाइफ टाइम बेसिकली। सर वॉल्टर स्कॉट्स जो थे, हिस्ट्री के हिसाब से 1973 में ये पहला फर्स्ट रिकॉर्डेड था पोलियोमाइलिटिस का केस। और 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त भारत बोल दिया गया था, सर्टिफाइड हमने कर दिया था। आज के टाइम में करंट स्टैट्स के हिसाब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है, यही 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो पोलियो एंडेमिक डिजीज़ के अंदर आती हैं। अब हम बात कर लेते हैं एपिडेर्मियोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में। तो जो एजेंट, सबसे पहले एजेंट, तो कौन सा एजेंट कॉज कर रहा है? एजेंट का नाम है वाइल्ड पोलियो वायरस। इसके 3 सीरोटाइप होते हैं, WPV1, WPV2, WPV3। और यूजुअली जो टाइप 1 था वही मेजर एपिडेमिक्स का कॉज था और इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिला था। फिर क्या आ जाता है, अगर हम इस वायरस की बात करें तो ये जो वायरस रहता है ये लॉन्ग पीरियड के लिए सर्वाइव होता है एक्सटर्नल द एनवायरनमेंट, मतलब आउटसाइड द बॉडी। इनफैक्ट वाटर में ये 4 महीने तक सर्वाइव करता है और फीसेस में ये 6 मंथ तक सर्वाइव करता है। अब क्या होता है, ये पॉजिटिव फैक्टर तो हो ही गया कि एक WPV है, लेकिन क्या हो रहा है, एक और बहुत अच्छी चीज़ है, दैट इज़ वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस। अब क्या होता है, जैसे कि ऑल नो कि जो पोलियो वायरस का हमें वैक्सीन लगता है, अब क्या होता है, दैट इज़ लाइव एटीन्यूएटेड वायरस। उसमें यही जो वाइल्ड एटीन्यूएटेड वायरस होता है, यही अंडरगो करता है जेनेटिक चेंजेस में रेप्लिकेशन के दौरान, और ये उन कम्युनिटीज़ में बहुत जल्दी रेप्लिकेट होता है और जेनेटिक चेंजेस में जाता है जो लो वैक्सीनेशन कवरेज है। और वहाँ पे ड्यू टू OPV के कारण क्या होता है, पैरालिटिक पोलियो देखने को मिलता है, वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस। तो बहुत से ऐसा बार होता है, ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है कि VDPV हमें देखने को मिल रहा है कि वैक्सीन के कारण भी पोलियो जो हो रहा है डेवलप हो रहा है, और इसे हम वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो VAPP बोलते हैं। तो ये एक अलग चीज़ थी। ओके, रिजर्वॉयर ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या मैन ही है ओनली रिजर्वॉयर, और मोस्ट इन्फेक्शंस जो रहते हैं वो सब क्लिनिकल केसेस होते हैं। सब क्लिनिकल केसेस यानी कि एग्जाम्पल कि हर क्लिनिकल केस अगर एक चिल्ड्रन को इफेक्ट हो रहा है तो ये 1000 बच्चों को क्या इफेक्ट कर सकती है। वहीं अगर एक अडल्ट को हो रहा है तो वो 75 अडल्ट को पोलियो ट्रांसमिट करने की क्षमता रखती है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो फीसिस, ओरोफेरेंजियल सेक्रीशन से इन्फेक्टेड पर्सन में ये हमें देखने को मिलता है। यहाँ से इन्फेक्शन हमें स्प्रेड भी हो सकता है, यही सोर्स होता है। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी की बात करें तो दैट इज 7 to 10 days बिफोर एंड आफ्टर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। इन फीसेस 2 से 3 वीक्स लगते हैं वायरस को एक्सक्रीट होने में। अब हम बात कर लेते हैं एज के बारे में। तो एज क्या होता है, पोलियो का बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है 6 मंथ से लेकर 3 years तक।
चिल्ड्रन जो रहते हैं वो ज़्यादा ससेप्टेबल रहते हैं एज़ कम्पेयर टू एडल्ट, क्योंकि एडल्ट में एक अक्वायर्ड इम्यूनिटी वाली चीज़ होती है कि वो उनमें अक्वायर्ड इम्यूनिटी रहती है, लेकिन चिल्ड्रन में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में लगभग 50% जो केसेस थे वो इन्फेंसी में रिपोर्ट किए गए थे और मेल फीमेल का रेशियो इसमें क्या था 3:1, यानी कि मेल जो है वो ज़्यादा इफेक्टेड है एज़ कम्पेयर टू द फीमेल्स। अब क्या आ जाता है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन एंड टॉन्सिलेक्टोमी में हमें ज़्यादा देखने को मिला है, प्लस एलम कंटेनिंग डीपीटी, ये भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है पोलियो के लिए। फिर आ जाता है इम्यूनिटी। अब क्या होता है, मैटरनल एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो 6 मंथ्स तक जो रहती है इन्फेंट में, वहाँ तक ये इनको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं पोलियो के लिए, बट 6 मंथ्स के बाद ये जो एंटीबॉडीज़ रहती है ये डिसअपियर हो जाती हैं और जो इन्फेंट रहता है वो इम्यून नहीं होता अगेंस्ट द एक्शन ऑफ पोलियो वायरस। इन्वायरमेंटल फैक्टर जो कंट्रीब्यूट करते हैं इस डिजीज़ के लिए वो क्या होता है, रेनी सीजन, जून टू सितंबर में बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन बढ़ जाता है, प्लस कंटामिनेटेड वाटर फूड से भी ये चीज़ें हो सकती है, ओवर क्राउडिंग और पुअर सैनिटेशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते तो फीको ओरल रूट आती है, यानी कि या तो ये डायरेक्टली कॉज होती है, अगर कंटामिनेटेड फिंगर्स यूज़ हो गए हैं तो डायरेक्टली ये कॉज हो जाएगी, इनडायरेक्टली गंदे कंटामिनेटेड फूड है, कंटामिनेटेड वाटर है, फ्लाइज उसे कैरी कर रही है कैरियर के तौर पर, तो इसके कारण खाने में वो चीज़ मिल रही है, तो ये एक बड़ा कॉज हो सकता है। एक आ जाता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है, जब अक्यूट फेज चल रहा होता है इलनेस का, तो हमें क्या होता है देखने को मिलता है वायरस जो रहता है, जब बिल्कुल अक्यूट फेज होता है डिजीज़ का, इलनेस का, तो वायरस यूजुअली क्या होता है थ्रोट में प्रेजेंट होता है, तो तब हमें देखने को मिलता है। लेकिन एक बहुत मतलब ये आपको आंसर इसका पता होना चाहिए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, क्योंकि ये अक्यूट फेज में केवल हमें देखने को मिलता है। मेन इसका फीको ओरल रोटी होता है जो कि फीसेस से मोड ऑफ ट्रांसमिट होता है। इंक्यूबेशन इसका 7 to 14 डेज़ का होता है। अब हम आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। क्लिनिकल फीचर्स में भी अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। देखो, पहला जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है उन्हें हम बोलते हैं इन अपैरेंट इन्फेक्शंस, जिसे हम सब क्लिनिकल भी बोलते हैं। ये 91 से 96% देखने को मिलता है। ये एसिम्टोमेटिक रहते हैं, यानी कि कोई प्रेजेंटिंग सिम्टम्स हमें नहीं दिखते। इसे हम वायरस को आइसोलेट करके ही हम पता कर सकते हैं कि पोलियो का इन्फेक्शन हुआ है। दूसरा आता है अबॉर्टिव पोलियो या फिर माइनर इलनेस। इसका रेट होता है 4 से 8%। इसमें हमें माइल्ड इन्फेक्शन देखने को मिलता है और इसे भी हम क्लिनिकली डायग्नोस करते हैं। फिर आ जाता है हमारा नॉन पैरालिटिक पोलियो। ये केवल 1% होता है। इसमें हमें स्टिफनेस देखने को मिलता है, कहाँ पर, नेक में, बैक में, और ये 2 से 10 दिन तक लास्ट करता है। इसमें जो रिकवरी होती है वो रैपिड होती है। फिर आ जाता है पैरालिटिक पोलियो। ये लेस देन 1% होता है और इसको भी हम फर्दर क्लासिफाइड करते हैं। देखो, पहला हो जाता है इसमें स्पाइनल में अगर हो जाएगा तो ये लेग्स, आर्म्स, ट्रंक्स को एसिमेट्रिकली इफेक्ट करेगी। और ये क्या होता है, लोअर मोटर न्यूरॉन लेजन हमें इसमें देखने को मिलेगा एंटीरियर हॉर्न सेल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में। ओके, फिर आता है बल्बर में क्या हो जाएगा, इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा क्रेनियल नर्व का, और बल्बो स्पाइनल का मतलब हो जाएगा कि क्रेनियल नर्व भी है और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों अफेक्ट हो रही हैं। इसमें कोई सेंसरी लॉस नहीं होता है, बट इसमें हमें मेनिंजल इरिटेशन के साइंस देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि हमने बात करी नेक और बैक में स्टिफनेस। इसके साथ साथ फेशियल एसिमेट्री हमें देखने को मिलती है और स्वेलिंग और वीकनेस देखने को मिलती है। जब बिफोर द ऑनसेट ऑफ पैरालिसिस डीप टेंडन रिफ्लेक्स जो रहता है वो डिमिनिश्ड हो जाता है, यानी कि पैरालिसिस के होने से पहले जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स होता है वो कम हो जाता है। और जो टाइम होता है ऑनसेट ऑफ पैरालिसिस, जब पैरालिसिस का अटैक आने वाला होता है तो हमें हाई फीवर के चांसेस देखने को मिलते हैं और हाई फीवर पेशेंट में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ एसिमेट्रिकल पैची पैरालिसिस भी देखने को मिलता है, जिसमें जो मसल स्ट्रेंथ होती है वो वेरी करती है। क्या होता है, प्रॉक्सिमल मसल ग्रुप्स इन्वॉल्व्ड एज कम्पेयर टू डिस्टल, यानी कि प्रॉक्सिमल मसल ग्रुप्स इसमें इफेक्टेड होते हैं एज कम्पेयर टू डिस्टल वाले। पैरालिसिस को हम कैरेक्टराइज करते हैं डिसेंडिंग, यानी कि ये हिप से स्टार्ट करता है और ये नीचे जाता है। हिप से ये स्टार्ट होगा। आपने जो जितने भी अगर पैरालिटिक केसेस देखे होंगे तो आपने यूजुअली देखा होगा कि हिप का एरिया इफेक्टेड रहता है।
फिर ये पैरालिसिस हमें नीचे देखने को मिलती है और ये बिल्कुल सिमेट्रिक फैशन में नहीं होती है, कि ये थोड़ा एसिमेट्रिक फैशन में हमें देखने को मिलती है, और ऊपर से यानी कि स्टार्ट करती है वो हिप से और धीरे धीरे नीचे डिस्टल एक्सट्रीमिटीज़ में, लिम्स में हमें देखने को मिलती है। एक ट्राइपॉड साइन भी हमें देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो बच्चा रहता है वो अपने हाथों को पीछे की तरफ, अपने बैक के पीछे की तरफ रखता है और अपने हिप्स को और नीज को क्या करता है, फ्लेक्स करता है, और इसे हम बोलते हैं ट्राइपॉड साइन। इनमें जो कॉज होता है डेथ का वो यूजुअली रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी होती है, और पोलियो का कॉम्प्लिकेशन, डिफॉर्मिटी और पोस्ट पोलियो सिंड्रोम देखने को मिलता है। इसका डायग्नोसिस हम स्टूल कल्चर से करते हैं और RT-PCR से हम करते हैं, रियल टाइम PCR बोलते हैं इसको। ओके, रियल टाइम PCR से हम वायरस का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अब क्या होता है हमारे, हम ये तो एक डायग्नोस्टिक मेजर हो ही गया कि हम डायग्नोस कर रहे हैं इन दोनों तरीक़ों से, कि वायरस को आइसोलेट कर लिया हमने, देख लिया कि पोलियो है। इसके साथ साथ दो चीज़ें और चल रही हैं, एक AFP सर्विलेंस होता है और एक होता है इन्वायरमेंटल सर्विलेंस। इन्वायरमेंटल सर्विलेंस में क्या होता है, हम जो सीवेज वगैरह है उसमें ये चीज़ें देखते हैं, पोलियो वायरस को डिटेक्ट करते हैं जिससे वहाँ पे ट्रांसमिशन ना हो। सीवेज वगैरह पे, गंदे जगहों पर इसका डिटेक्शन किया जाता है। और एक होती है AFP। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ AFP। AFP स्टैंड्स फॉर एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। इसमें क्या होता है, बेसिकली AFP होता क्या पहले वो समझो। एकदम से वीकनेस होने लगती है और जो फ्लॉपीनेस देखने को मिलता है एनी पार्ट ऑफ इन अ चाइल्ड हु इज़ लेस देन 15 ईयर्स ऑफ एज, यानी फ्लॉपीनेस देखने को मिलेगी, मसल में स्ट्रेंथ नहीं, मसल वीकनेस देखने को मिलेगी। ये AFP हम पोलियो में तो देखते हैं, लेकिन हम गुलियन बेयर सिंड्रोम, न्यूराइटिस, ये सारे केसेस में भी हमें एक फ्लॉपीनेस, एक वीकनेस देखने को मिलती है, उसे हम ये बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब भी हमें ये सर्वेलेंस होता है, जब भी ये केस मिलता है तो हमें इमीडिएटली से रिपोर्ट करना होता है। इसे हम PW के लिए हम वाइल्ड पोलियो वायरस WPV के लिए हम इसे टेस्ट करवाते हैं विद इन 24 आवर्स में। इसमें इनका स्टूल लेते हैं। अब कितना अमाउंट ले सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। 8 ग्राम या फिर थंब के साइज़ में तुरंत हम इसे लेते हैं और हमें इसे रिवर्स कोल्ड चेन के थ्रू मेंटेन करके हम इसे लैबोरेटरी में भेजते हैं विद इन 72 आवर्स ऑफ कलेक्शन, और इसका हम टेस्ट करवाते हैं। ओके, अब आ जाता है ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, पर अच्छी नर्सिंग केयर जो रहती है वो प्रिवेंट कर सकती है क्या, क्रिपलिंग को, प्लस फिजियोथेरेपी जो इफेक्टेड लिम्ब में हुआ है वहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे अगर, तो इसमें हमें स्ट्रेंथ रीगेनिंग में हेल्प होगा। जो वहाँ की जो मसल वीक हो गई है तो वो धीरे धीरे स्ट्रेंथन होगी और स्ट्रेंथ धीरे धीरे डेवलप होती है। इससे क्या होता है, चाइल्ड में हैव टू पुट मेटल कैलिपर्स। आपने मेटल के कैलिपर्स देखे होंगे जो ये बेसिकली एक सहारा टाइप एक सपोर्ट देते हैं जो पैरों में पहने जाते हैं, तो ये हेल्प करते हैं उनको वॉकिंग में और हर चीज़ में। ओके, प्रिवेंशन की बात कर ले तो प्रिवेंशन में हमारी 2 वैक्सीन्स चल रही हैं। पहला आ जाता है OPV ओरल पोलियो वैक्सीन रहता है। इसे हम 2 ड्रॉप्स जो रहते हैं बच्चों को पिलाते हैं। ये एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, सेबिन ने 1957 में दी थी। ये बाइवेलेंट वैक्सीन है, यानी इसमें टाइप 1 एंड टाइप 3 का हमें वैक्सीन वो वायरस जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि क्या है ना, टाइप 2 का इतना इन्फेक्शन नहीं था, स्प्रेड नहीं हो रहा था जितना टाइप 1 का एंडेमिक था और जितना 3 का था। तो इसका पहला डोज बर्थ पे लगता है, फिर 6 वीक्स, 10 वीक्स और 14 वीक्स, और एक OPV बूस्टर लगता है 16 से 24 मंथ्स के अराउंड। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैंने आपको बता दिया ओरल, और ये हमारा 2 ड्रॉप होता है जो इक्विवेलेंट होता है 0.1 ml के। एक आता है फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन FIPV, ये सॉक ने दिया था 1953 में। ये किल्ड वैक्सीन है और ये ट्राइवेलेंट वैक्सीन है, यानी कि ये तीनों सीरोटाइप को क्या करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। इसका डोज का टाइम क्या होता है, 6th वीक पे पहला डोज लगता है, फिर 14th वीक पे, और फिर 9 से 12 महीने पर ये लगता है। नेक्स्ट फिर क्या आ जाता है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंट्राडर्मल होता है, नॉट ओरल। ये भी 0.1 ml AD सिरिंज का यूज़ करके, और इसका साइट होता है राइट अपर आर्म। कंबाइंड शेड्यूल रिड्यूसेस as to prevent VAPP while maintaining high intestinal mucosal immunity conferred by OPV.
आजकल हम इसका कंबाइंड डोज दे रहे हैं, यानी कि ओपीवी ओरल तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं पर साथ साथ आईपीवी भी दे रहे हैं। इसका क्या फ़ायदा हो रहा है? इन दोनों को साथ देने से जो हमारा वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो था उसके जो इंसिडेंस है वो रिड्यूस हुआ है, इसलिए हम इसको साथ में देते हैं। इम्यूनोग्लोबिन भी एक आती है। इम्यूनोग्लोबिन में क्या होता है, डोज कितना होता है, 0.25 से 0.3 ml होता है बॉडी वेट के हिसाब से। ये कुछ वीक्स के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और ये सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस को प्रिवेंट नहीं करती। करंट प्रैक्टिस ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन विद OPV एंड IPV एलिमिनेटेड द नीड। आजकल इसकी नीड को हम ये कम हो गया क्योंकि एक्टिव इम्यूनाइजेशन OPV और IPV का हो ही रहा है। अब हम आ जाते हैं पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन के बारे में। ये पूरा डिजीज़ हमने कवर कर दिया। क्या था, एक एलिमेंट्री कैनाल का इन्फेक्शन है, ये स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, नर्व्स को इफेक्ट करता है। कॉजेटिव फैक्टर क्या है, WPV। इसके 3 सीरोटाइप है, 1, 2 और 3। 1 और 2 का बहुत ज़्यादा रेट देखने को मिला है। तो 2014 में इरेडिकेट हो गया है। इन्वायरमेंटल पुअर सैनिटेशन हो गया, ओवर क्राउडिंग हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर एज हमने बात कर ली, 6 मंथ से लेकर 3 years ओल्ड तक होता है बेबी को। 6 months ऑफ लाइफ तक इम्यूनिटी मैटरनल एंटीबॉडी से मिलती है, फिर वो चली जाती है। ओके, क्लिनिकल फीचर में हमने बात कर ली, एक एपेरेंट होता है, एक सिम्टोमेटिक होता है, एक माइल्ड होता है, एक पैरालिटिक में होता है। इसमें स्पाइनल, बल्बो स्पाइनल हमें देखने को मिलता है जो क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड को इफेक्ट करता है। ये क्लिनिकल फीचर्स हो गए। डायग्नोस्टिक में हम स्टूल कल्चर करवा रहे हैं, उससे हम अलग आइसोलेट करते हैं वायरस को। इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल सर्वेलेंस और AFP सर्वेलेंस भी चल रहा है, हम उसको रिपोर्ट करते हैं। स्पेसिमेन को हम 72 आवर्स के अंदर क्या करते हैं, लैब में जाते हैं, रिवर्स कोल्ड चेन को मेंटेन करके। प्रिवेंटिव में 2 वैक्सीन लगती हैं, OPV, IPV। OPV के 3 डोज होते हैं, IPV के भी 3 डोज होता है, साथ में आजकल लग रही हैं। एक ओरल देते हैं OPV को, एक दूसरी वाले को इंट्राडर्मल देते हैं। तो ये पूरा हो गया, कॉम्प्लिकेशन बता दिया आपको। ये सारा पूरा हमने डिजीज़ कवर कर लिया। अब जो हमारी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, एक अगले वीडियो में मैं डिटेल्ड इस पर वीडियो बनाऊँगी। इसमें मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन जो है, इसमें जो मतलब है पल्स का वो यही है कि सडन साइमल्टेनियस मास एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ OPV इन अ सिंगल डे टू ऑल द चिल्ड्रन हु आर लेस देन 5 years ऑफ एज। एक ऐसा पल्स का मतलब होता है साथ में एक ही डेट पर एक ही जगह पर मास एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है वैक्सीन्स का, जो कि उन बच्चों को जो 5 साल से कम है। जो पहला राउंड होता है वो जो पहले हम फर्स्ट राउंड ऑफ PPI में 2 days ऑफ इम्यूनाइजेशन एक्टिविटीज़ होती थी 6 weeks में, अपार्ट ऑन 9th of December and 20 Jan 1996। फर्स्ट में PPI पहले क्या हो रहा था, जब हम PPI में हो रहा था पहले हम अंडर 3 years देख रहे थे। फिर क्या किया, WHO ने बोल दिया कि नहीं, आप इसमें अंडर 5 years के बच्चों को आप लाओ। सेकेंड राउंड में जो रहता है वो 4 से 6 weeks के बाद होता है, ड्यूरिंग लो ट्रांसमिशन सीजन, नवंबर टू फरवरी, क्योंकि हमने बात किया रेनी सीजन में इसका अटैक ज़्यादा होता है, तो ये हम लो ट्रांसमिशन सीजन में कराते हैं। इंडिया में जून टू सितंबर इसका पीक देखने को मिलता है। PPI में जो भी डोज लग रही हैं उसको हम ना एज ए सप्लीमेंट्री डोज कंसिडर कर रहे हैं। ये डोज किसी भी तरीके से जो नॉर्मल वैक्सीनेशन में नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में दी गई है, ये उन्हें रिप्लेस नहीं करता है, ये एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट डोज की तरह हम ये एक्ट करता है। पोलियो इरेडिकेशन और एंडेमिक स्ट्रैटेजी प्लान के लिए सबसे पहला प्लान था वायरस को डिटेक्ट करना, उसका इंटरप्शन यानी कि उसके आउटब्रेक को कम करना। सेकेंड था रूटीन इम्यूनाइजेशन स्ट्रेंथनिंग एंड OPV विड्रॉल, क्या रूटीन इम्यूनाइजेशन से को स्ट्रेंथन करना, जैसे पोलियो के केस कम्प्लीटली इंडिया से इरेडिकेट हो जाए। अब एक स्विच हमें देखने को मिला था, पहले ट्राईवेलेंट वैक्सीन लगती थी, अब उसे बायोवेलेंट कर दी गया है। ये अराउंड May 2016 में हुआ था। इसमें हमने ट्राईवेलेंट OPV को बायोवेलेंट OPV से कंटेन कर दिया था, जिसमें हमें केवल टाइप 1 और टाइप 3 पोलियो वायरस से इम्यूनिटी मिलती थी। हमने टाइप 2 को इसलिए विड्रॉ कर दिया क्योंकि बेसिकली वो कम्प्लीटली इरेडिकेट हो चुके हैं। उसका लास्ट केस बहुत पहले देखने को मिला था, 2015 में देखने को मिला था इसलिए। और प्लान आगे का फर्दर प्लान क्या है कि इवेंचुअल विड्रॉल हम OPV का भी कर दें। फिर क्या आ जाता है, कंटेनमेंट एंड सर्टिफिकेशन, तो ट्रांसमिशन को रोकना। लेगेसी प्लानिंग अभी कम्प्लीटली इरेडिकेट हो गई है, तो इससे हमने जो सीखा, जो मैन पावर, जो नॉलेज, जो एक्सपीरियंस गेन हुआ, वो हम यूटिलाइज़ करें दूसरे पोलियो के दूसरे हेल्थ प्रोग्राम्स के लिए। पोलियो
इरेडिकेशन 2022-2026 की स्ट्रैटेजी यही है वर्ल्ड वाइड कि जो एंडेमिक एरिया है, कंट्री है, उनसे हम ये ट्रांसमिशन को रोकें, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। टू स्टॉप सर्कुलेटिंग वैक्सीन डेराइव पोलियो वायरस, जो डेराइव हो रहा है वायरस से पोलियो, उसको हम स्टॉप करें, आउटब्रेक्स को हम प्रिवेंट कर सकें। जो स्टेप इंडिया में लिए गए थे वो क्या क्या थे? सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के में हमने एक रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनाई थी जो तुरंत किसी भी पोलियो आउटब्रेक पर तुरंत एक्ट करे, तुरंत उसका रिपोर्ट बनाए, तुरंत वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जगह, ये टीम का वो काम था। इसके अलावा इमरजेंसी के लिए हमने प्रिपेयर्डनेस और रिस्पॉन्स प्लान डेवलप किए थे हर स्टेट में। बिहार और यूपी में बहुत ज़्यादा पोलियो का आउटब्रेक हुआ था, तो वहाँ पर हमने आइडेंटिफाई किया था और वहाँ के लोगों को वैक्सीनेट कर दिया था इम्यूनाइजेशन कैंपेन के थ्रू, और उन्हें हम ट्रैक कर रहे थे 8 सब्सिक्वेंट राउंड्स के लिए। इसके साथ साथ फिक्स्ड बूथ्स बनाए गए थे, हाउस टू हाउस विजिट्स की गई थी कि इफ़ेक्टिवली बच्चों को वैक्सीनेशन हो। बच्चों को हम वैक्सीनेट कर रहे थे रेलवे स्टेशन पे, बस स्टॉप्स पे, कोई भी रिलीजियस गैदरिंग में। स्पेशल बूथ्स बनाए गए थे इन एरिया ऑफ बॉर्डरिंग नेबर कंट्रीज़, जहाँ पे बॉर्डर्स वाले एरिया में, जिसके वाघा बॉर्डर हो गया, अटारी स्टेशन पंजाब में, यहाँ पे स्पेशल बूथ्स बनाए थे वो वैक्सीनेशन के लिए। हाई लेवल ऑफ विजिलेंस सर्विलेंस के थ्रू हमने पूरे कंट्री में पूरा सर्विलेंस किया, VDPV के केस ना हो वो देखे। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, जिसको हम कॉमनली पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी बोलते हैं, ये इंडिया में 1995 में लॉन्च हुआ था और जो ट्वाइस कराया जाता है इन अ ईयर। इसके साथ साथ सोशल मोबिलाइजेशन एक्टिविटी पे ध्यान किया, लोकल इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी, रिलीजियस लीडर्स को हमने पार्टिसिपेट करने को बोला, जिससे कि पोलियो वैक्सीन की एक्सेप्टेंस सोसाइटी में बढ़े। इसके साथ साथ रोलिंग इमरजेंसी ऑफ OPV को हमने मेंटेन किया, को वो आउट ऑफ स्टॉक ना हो, वो मेंटेन्ड रहे कि कोई भी हम रिस्पॉन्ड कर पाएँ किसी भी WPV या फिर VDPV डिटेक्शन अगर हुआ है तो मैंने इसमें कंप्लीट पोलियोमाइलिटिस को कवर कर दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो।